बचपन कैसा होता है। बचपन तो हर इंसान का बहुत अनमोल होता है। तो इस किताब को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जो माता पिता दादा दादी क्या यादें हैं, तो वही मैं सोच करके मैंने ये किताब लिखी। क्या आपने कभी एंटीना ठीक किया? वो एंटीना घुमाते थे हाँ। और नीचे जो आदमी एक बंदा coordinate करता बताता था कि वो सही आ गया, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन सा किरदार परिवार का सबसे ज्यादा प्रिय था? वो मेरी दादी अच्छा। और मेरे पिताजी। माँ, दादी, चाची, भाभी, लाइक ये जो एक रिलेशंस जिस तरीके से निभाते थे फैमिली में, क्या आज की जनरेशन में आपको ये दिखाई देता है कहीं? मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ, वहाँ तो दिखाई देता नहीं है। मामा की घर की यादें तो आप कितने दिन के लिए जाते थे मामा के घर? ये 9-10 दिन तो रुकते थे। वहाँ का हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की छत, वहाँ के तारे, वो मुझे लगता है यहाँ से सब कुछ अलग ही था। नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है राजीव जायसवाल जी, जो एक कवि, लेखक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, दार्शनिक व समाज सेवी हैं। आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और YouTube पर आपको बहुत सी आध्यात्मिक वीडियो हैं। बाय प्रोफेशन आप प्रैक्टिसिंग सीए हैं। आपकी एक पुस्तक मेरा बचपन भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें आपने अपने बचपन के बारे में लिखा है। तो आज के पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं राजीव जायसवाल जी से, जिनके साथ पिछली बार हमने उनसे हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें की थी। आज उनकी पुस्तक के बारे में हम उनसे जानेंगे और उनके विषय को अच्छे से समझेंगे। तो राजीव जी, आपका हमारे आध्यात्मिक स्टूडियो में धन्यवाद। हमने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था, तो उसका फीडबैक कैसा रहा आपके पास? क्या रिस्पॉन्स आया? वो फीडबैक बहुत अच्छा रहा, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। मुझे बहुत से लोगों के कॉल्स आए, बहुत से लोगों के मैसेज आए। दैट वाज एक्सीलेंट। पॉडकास्ट जो है आपकी किताब से रिलेटेड है, मेरा बचपन, इसी के विषय को हम उठा रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी पूरी बचपन की जो जर्नी है इस किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि बचपन कैसा होता है, यादें कैसी होती हैं, बारिश की बूंदें कैसी होती हैं, नानी दादी का प्यार कैसा होता है, मामा का घर कैसा होता है। आपने रिलेट करके इसमें पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। बचपन और उसकी यादें बहुत अनमोल होती हैं। तो इस किताब को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, बचपन तो हर इंसान का बहुत अनमोल होता है और बचपन की यादें भी रहती हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि हर इंसान बचपन में जाना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो कि वो अपने बचपन में लौट जाए। ये टाइम मशीन अगर कोई होती और उस टाइम मशीन से हम बचपन में जा पाते तो हम ज़रूर चले जाते। लेकिन मेमोरी ज़रूर होती है हमारे मन में कि हमारा बचपन कैसे बीता, हमारे जो माता पिता दादा दादी बड़े लोग, उनके साथ हमारे फ्रेंड्स, हम लोगों की क्या संस्मरण है, क्या यादें हैं। तो वही मैं सोच करके मैंने ये किताब लिखी, मेरा बचपन। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपन आपका बीता होगा, जिसे आप आज बहुत याद करते हैं, वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्पेशल तो रहा ही होगा। उस बचपन में जो आपकी यादें, जो आपकी लिखते वक्त तरोताज़ा हुई होंगी, तो उसके बारे में कुछ बताएं मुझे आप। देखिए, वैसे तो बचपन की बहुत सी यादें हैं। हो सकता है कि मैं उन सब यादों को तो समेट भी नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने कुछ खास बातें मैंने इस किताब में उस समय की जो मेरी यादें हैं उनकी दी हैं। जैसे कि मेरा जो हमारे बचपन में हमारा घर बहुत बड़ा होता था। अच्छा। संयुक्त परिवार था। घर में माता पिता, चाचा चाची, उनका परिवार, दादी। क्या एक अलग माहौल होता होगा ना? एक अलग माहौल तो होता था। आजकल तो परिवार में परिवार है कितने नहीं, लोग होते थे, बहुत लोग होते मतलब थे। क्या मतलब एंजॉय होता था। हाँ। मतलब फुल एंटरटेनमेंट आप कहें, घर का माहौल में वो सारी चीजें मिलती थी, पूरी दुनिया वही बसती थी और वही खत्म हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग ही ना टीवी होती थी उस जमाने में, ना टीवी तो नहीं होता था, लेकिन मोबाइल फोन नहीं हुआ करते मोबाइल थे। फोन नहीं थे, लेकिन हमारे घर में बहुत पहले टीवी आ गया था। अच्छा। हमारे घर में उस समय आ गया था जब इंडिया में टीवी नहीं बनता था। अच्छा, तो जब आपके यहाँ टीवी आया होगा, आपको याद होगा हाँ। कि जब टीवी में कुछ चित्रहार या मूवी आती थी तो आस पड़ोस भी आके बैठ जाते थे। हमारे घर में मुझे याद है जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होता था, तो हम लोग का काफ़ी बड़ा आंगन होता था। उसमें हम लोग आंगन में बाहर दरी बिछा करके अच्छा। और बाहर टेलीविज़न लग देते थे। और उस समय हमारे पड़ोस के और बहुत दूर के जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो टीवी देखने के लिए हमारे घर पर आ जाते थे। और करीब 50-60 लोग तो कम से कम हमारे आंगन में होते थे। और बहुत से लोग जो पड़ोस के होते थे, बच्चे जो मुझसे पहले दोस्ती करते थे कि मैं उनको अलाउ करूं अपने घर पे टीवी देखने के लिए।
तो वो लोग आते थे 15 अगस्त 26 जनवरी देखते थे। उसके बाद जो कुछ लोग घर पर रुक जाते थे उनके लिए चाय नाश्ता होता था, चाय नाश्ता। चित्रहार होता था, चित्रहार पर सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होता था। कई बार पड़ोस के भी कुछ लोग हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक अलग ही, मुझे भी याद आ रहा है आपसे बात करते हुए कि लोग जैसे परमिशन की बात है ना, तो हमें ना मूवी देखनी है, वो मूवी आएगी ना, क्या आप चला दोगे क्या, ऐसे करके लोग पूछते थे। अच्छा मूवी आती थी तो मुझे लगता है आस पड़ोस के जिसके यहाँ टीवी नहीं है सब आके बैठ जाते थे। घर में एक ऐसी रौनक सी रहती थी जैसे कोई पार्टी चल रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, टेलीफोन होता था। हाँ। उस समय हमारे सारे एरिया में सिर्फ हमारे घर में टेलीफोन था। अच्छा। और क्या होता था कि जैसे किसी ने हमारा नंबर दे दिया तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने हमको बोला कि आप उनसे बात करा दीजिए। हम उनको बोलते ना 20 मिनट बाद आप कॉल कीजिए, तब तक हम उनको बुला लेते हैं। अच्छा। फिर हम उनके घर उनको बुलाने जाते थे, फिर वो आते थे। उस आने के बाद में वो फिर बैठते भी थे, फ़ोन करने के बाद में फिर चाय नाश्ता भी होता था। बिल्कुल। तो उस समय ऐसा अच्छा माहौल उस होता समय था। ऐसा नहीं होता था जिस वक्त कुछ चीज झिलमिल झिलमिल सी आने लगी टीवी पे तो लोग जाते थे एंटीना ठीक करने। क्या आपने कभी एंटीना ठीक किया? कई बार किया। तो कैसे मजा आता था, एक ऊपर चढ़ा हुआ है हाँ और एक नीचे, वो ठीक हो गया क्या, अरे नहीं 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 नहीं, थोड़ा और लेफ्ट और थोड़ा राइट। हाँ हाँ, वो एंटीना घुमाते थे हाँ। और नीचे जो आदमी एक बंदा कोऑर्डिनेट करता बताता था कि वो सही आ गया। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब वो भी एक हाँ, इंटरेस्टिंग वाला वो फेज होता था, बड़ा मजा आता बहुत था। बहुत इंटरेस्टिंग फेज। तो मैं चलते बता रहा थे था इस कि टाइप। हमारा घर जी। बहुत बड़ा था। जी। घर के अंदर हमारे करीब 100 के करीब हमारे घर में पेड़ थे। अच्छा। पौधे नहीं, पेड़ थे हमारे घर में। मुझे याद है यूकलिप्टस का पेड़, हमारा बाग था, बाग हमारा अलग से था। उसमें यूकलिप्टस के पेड़ थे, उसमें कनेर के पेड़ थे, अच्छा। उसमें अमरूद के पेड़ थे, उसमें इमली का पेड़ था और करीब 20-25 तो मेहंदी के पेड़ थे। अच्छा। मेहंदी के पेड़। हमारा मेहंदी, कई लोग तो मेहंदी वाला बगीचा बोलते थे। और इसके अलावा केली के पेड़ थे, झाड़ियाँ थी बहुत सी फूलों की। तो एक बचपन मेरा जो बीता था। और क्या होता था, जब बारिश होती थी खास तौर पर, बारिश के बाद जब हम अपने बाग में जाते थे तो वहाँ पर वो जो छतरी बोलते हैं, छोटी छोटी बाइट सी, तो वो उगाती थी। अच्छा। और बहुत अच्छा लगता था। यूकलिप्टस का पेड़ हिल रहा होता था। तो अब सब यादें रह गई हैं। अब तो घरों में बालकनी में छोटे छोटे हम लोग पौधे लगा लेते हैं। अच्छा ये आपने जो देखा, जो बचपन आपने बिताया, हाँ आपकी जैसे ग्रैंड डॉटर भी है, तो आप उसको कंपेयर कैसे करते हैं उस जमाने से और आज के इस जमाने पे? देखिए, उसमें थोड़ा सा अंतर तो बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा ये एक चीज़ सामंजस्य है कि हमारा सामूहिक परिवार है आज भी। अच्छा। तो अभी बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं तो आज हमारे भी परिवार में कौन कौन रहते हैं? हमारे परिवार में मैं हूँ, मेरी मिसेज हैं और मेरे दोनों बेटे हैं, 2 डॉटर इन लॉ हैं और मेरी छोटी सी 2 साल की, 2 सवा 2 साल की ग्रैंड डॉटर है आद्या। अच्छा। तो है तो हम सामूहिक परिवार आज भी, लेकिन वो जो एक बहुत बड़ा घर होता था वो अब नहीं है। वो अब मिस तो करते हैं। छोटे से फ्लैट में, तभी आपने उसे किताब में लिखा है, अपनी बुक में लिखा है। बुक में लिखा है। घर था, बाग था, पेड़ थे, पौधे थे। अच्छा चलिए, ये तो हम बातचीत परिवार और फैमिली की तो कर ही रहे हैं, पूरी डिटेल्स में बातचीत, क्योंकि आपने अपनी किताब में यही सब किरदार आपने लिखे हैं अलग अलग। तो आपको अपनी लाइफ का कौन सा किरदार परिवार का सबसे ज़्यादा प्रिय था? वैसे तो सभी किरदार जो थे बचपन के प्रभावित करते थे, लेकिन जो किरदार मेरे बहुत मन के करीब रहे, जो मुझे अभी भी बहुत याद आते हैं, जी। वो मेरी दादी अच्छा। और मेरे पिताजी। अच्छा, दादी और पिताजी आपको बहुत ज़्यादा पसंद थे। जी। तो उसमें आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा आपकी पिताजी की आपको पसंद आती थी, देखिए, अगर मैं जिससे पिताजी की आपने कुछ सीखा? अगर मैं पिताजी की बात करता हूँ तो पिताजी के व्यक्तित्व में तो बहुत सी बातें ऐसी थीं जिनके बारे में कहा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। मेरे पिताजी की अभी 93 की एज में, इसी साल में वो स्वर्गवासी हुए हैं, जनवरी में। अच्छा। और वो ऐसे व्यक्ति थे कि अगर मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो मेरे को उनके कंपैरिजन में, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे पिता थे, उनके कंपैरिजन में मुझे नहीं मिलते हैं। वो ऐसे व्यक्तित्व जो एक दबंग और चरित्रवान और विद्वान, समाजसेवी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हर व्यक्ति के, हमारे आस पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में सुख दुख में खड़े होने वाले, और कहीं पर भी किसी की भी कोई समस्या होती थी, किसी का कोई झगड़ा होता था, तो वो हमारे पिताजी के पास आते थे और हमारे पिताजी ही उस समस्या का समाधान करते थे। और वो जो बोल देते थे वो बात सबको मान्य होती थी। और हमारा जो समाज था, हमारा जो जायसवाल समाज था, उसमें वो ऑल इंडिया के अध्यक्ष रहे और 93 की एज में भी उनकी गाइडेंस से ही समाज की एक्टिविटी चलती थी।
अच्छा। उन्हीं की गाइडेंस से। उनकी मेमोरी बहुत तेज़ थी। आज इस उम्र में भी वो 25 साल पहले 40 साल पहले की उनको सब बातें याद रहती थी। और वो लेखक बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है कि जो मेरी लिखने की क्षमता है और जो मेरी कविताएं लिखी हैं, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का उसमें योगदान रहा है। बहुत, मेरी माताजी का भी, वो भी अच्छा लिखती थी। मेरे पिताजी और माताजी का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। और वो कहीं, मैंने उनको कहीं किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा कभी भी। वो, उनकी आवाज़ ऐसी थी कि उनकी आवाज़ से दूसरा व्यक्ति झुक जाता था, लेकिन वो किसी के आगे मैंने उनको झुकते हुए नहीं देखा। मैं अपने पिताजी के किरदार से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। जी जी। अच्छा, और आपने जैसे अभी दादी के बारे में भी बताया, तो आपको दादी की वो कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? देखिए, जब मैं दादी की बात करता हूँ तो आपको मैं थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि मैं जब 2.5 साल का था तो मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। तो मैं जब दादाजी के मुझे बहुत प्यार करते थे, तो जब उनकी डेथ हुई थी तो हमारी जो दादी बताती थी, तो मुझे दादी की गोद में वो दे गए थे और बोल गए थे कि ध्यान रखना। तो दादी मेरे को बहुत प्यार करती थी। और हम 6 भाई बहन। हमारी जो माता जी वो टीचिंग में थी, वो स्कूल चली जाती थी सुबह, और 6 भाई बहन को संभालना तो हमारी दादी का अनुशासन होता था, हम सबको संभालती थी। लेकिन उन भाई बहनों में इनके अलावा हमारे चाचा जी का परिवार भी था, उनके भी 3 बच्चे थे वहाँ पर। अच्छा। तो हमारी दादी का एक अच्छा कड़ा अनुशासन में सब बच्चे रहते थे। लेकिन उन सब बच्चों में जो एक उनको बहुत प्रिय था, जिसको बहुत प्यार करती थी, वो मैं था। अच्छा। हाँ। और मुझे याद आता है कि मैं शायद 5वीं या 6ठी क्लास तक अपनी दादी के पास ही सोता था। अच्छा। उनके साथ ही मैं सोता था। तो दादी की बहुत सी यादें हैं, और दादी का प्यार, दादी का अपनापन, दादी का स्नेह, ये सब मुझे याद है। उस समय जो महिलाएं, जो लेडीज, जैसे माँ, दादी, चाची, भाभी, लाइक ये जो एक रिलेशंस जिस तरीके से निभाते थे फैमिली में, जिस तरीके से वो संभाल के रखते थे हर चीज़ को, क्या आज की जनरेशन में आपको ये दिखाई देता है कहीं दूर दूर तक? आज की जनरेशन में जो मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो वहाँ तो दिखाई देता नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि उस समय में क्या होता था कि परिवार में अगर बहुत से सदस्य हैं, कंबाइंड फैमिली है, पिता हैं, माता हैं, दादी हैं, दादा हैं, चाचा चाची हैं, वो ऐसा नहीं है कि बड़ा परिवार है तो आपस में हमेशा प्यार से ही रहते थे। बहुत से डिफरेंसेस भी होते थे, बहुत से मनमुटाव भी होते थे, घरों में झगड़े भी होते थे, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक साथ रहते थे। इन सब के बावजूद एक साथ रहते थे, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते थे। और परिवार में एक दूसरे के वैल्यूज़ को समझते थे। वो आज शायद नहीं है, पर लेकिन परमात्मा की कृपा है, मेरे परिवार में है। हमारा कंबाइंड फैमिली है। और आपकी फैमिली मुझे लगता है शुरू से जो चीज़ को लेकर चली है ना, वो निभाते चले। आपकी जनरेशन, आपकी जो फैमिली का डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ आपकी मिसेस ने निभाया होगा। हाँ। है ना? तो ऐसे निभाते हुए आगे जनरेशन बढ़ती जा रही है। तो वो एक जो एक नींव रखी गई ना, वो नींव बहुत स्ट्रांग है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि घर में जो लड़की आती है, जो मैरिज के बाद जो फीमेल आती हैं, वो किस परिवेश से आ रही हैं, किस माहौल से आ रही हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरी मिसेज जिस घर से आई, वो कंबाइंड फैमिली थी। वो एक बहुत बड़ी, प्रयागराज में काफ़ी बड़ी कंबाइंड फैमिली थी, जिसमें दादा भी थे और काफ़ी बड़ा परिवार था, हवेली थी, उसमें चाचा भी थे, चाचियाँ भी थे। वो काफ़ी, तो उनको एक अभ्यास थी, आदत थी ऐसे बड़े परिवार में रहने की। तो जब हमारे परिवार में आई तो उन्होंने उसी तरीके से एडजस्ट किया। तो अब जब आगे वो परिवार को चला रही हैं तो उसी तरह से चला रही हैं। तो बहुत बड़ा क्रेडिट मैं इस चीज़ का फीमेल्स को ही देता हूँ कि अगर मेल्स को उतना नहीं, के ही हाथ में है। हाँ, फीमेल्स को फीमेल जैसा चाहे उसको कर सकती है, मैनेज कर सकती हैं। और वो खराब करना चाहे तो बहुत जल्दी खराब कर बिल्कुल देती है। बिल्कुल। आज के समाज में देखिए क्या हो रहा है। हाँ, आज के समाज में तो जो हो रहा है गलत है। महिलाएं तो घर की नींव होती हैं, आधारशिला होती हैं। और अगर महिलाएं जो आधारशिला जो है, अगर वो कमज़ोर हो, अगर, तो परिवार में समस्याएं तो पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजीव जी, आपने अपनी पुस्तक में 4 फादर्स के बारे में भी बताया है, पूर्वजों के बारे में, तो उनके बारे में भी मैं कुछ जानना चाहती हूँ। हर व्यक्ति का एक इतिहास होता है जी। हर परिवार का एक इतिहास होता है। उसी तरीके से जो हमारा परिवार है, उसमें जो हमारे 4 फादर्स रहे, मेरे दादा रहे या हमारे परदादा रहे, उनका क्या इतिहास रहा, मैंने ये इस किताब में लिखने की कोशिश की है। मैं आपको बताता हूँ ब्रीफ में कि जो मेरे दादाजी थे, और
उनके जो फादर थे, मेरे परदादा जो थे, तो वो जब हमारे दादा 2 भाई थे, तो जब वो बहुत छोटे थे तो उनको लेके वो जमैका चले गए थे। अच्छा। वो इंजीनियर थे, उनको लेके जमैका चले गए थे। हमारी परदादी को 2 बच्चों को लेके जमैका चले गए थे। तो जब वो जमैका चले गए तो जमैका में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो जो हमारी परदादी थी अपने दोनों बेटों को लेकर के जमैका से वापस आई कलकत्ता। ओके। और कलकत्ता में हमारे परदादा ने जो पैसा किसी बैंक में जमा किया था, उनको उनका कुछ पता नहीं था कि वो पैसा किस अकाउंट में है, कौन से बैंक में, ये भी उनको पता नहीं था। उस समय महिलाओं को ज़्यादा पता नहीं होता था। पता नहीं होता था। तो वो उन बच्चों को लेके किसी अपने रिश्तेदार महिला के साथ में वो दिल्ली आई, अच्छा। क्योंकि उनको उस समय में कोई उनका सेटअप नहीं था और बच्चे छोटे थे, और उनके जो परिवार था, उनके जो मैका था, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया उनको। दिल्ली आई। दिल्ली आकर के उन्होंने मेहनत की, अपने दोनों बच्चों को बड़ा किया। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात क्या, कि वो 2 बच्चे जिनके पिता नहीं थे, जिनकी माता ने उनको बड़ा किया, वो इतने मेहनती थे, इतने पुरुषार्थी थे कि उन्होंने एक पहले हौजरी मिल बनाई। अच्छा। और पहले वो पार्टनरशिप भी थी दिल्ली के अंदर, फिर उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाया, फिर उसको उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया उस समय में। ये बात 1940s की है। अच्छा। तो उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया। उसका नाम, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसका नाम था वेस्टर्न हौजरी जनरल मिल्स लिमिटेड। अच्छा। वेस्टर्न हौजरी मिल्स जनरल लिमिटेड, इस तरह से कुछ था। और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, उसमें मार्केट में शेयर्स थे, और उसके प्रोस्पेक्टस और उसका मेमोरेंडम आज भी मेरे पास रखा है। उस कंपनी का। तो उसमें करीब 400 एम्प्लॉइज़ उस समय में काम करते थे। उस समय दिल्ली की, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी थी। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और वो कंपनी जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ या उसके बाद पार्टीशन हुआ तो कुछ समस्याएं आई, और वो फैक्ट्री हमारी बंद करनी पड़ी। लेकिन उस फैक्ट्री के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ी जगह ली थी सादरा में। उसको वो जायसवाल नगर बनाना चाह रहे थे हमारे लिए, लेकिन वो फैक्ट्री तो फेल हो गई, जगह हमारे पास रही। तो हम लोग पहले, हमारे जो दादा थे वो चांदनी चौक में रहते थे, लाल कुआं जगह है, वहाँ रहते थे। तो वहाँ से वो लोग आ गए सादरा। तो हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, हमारा बहुत बड़ा घर था, हमारी बहुत बड़ी जगह थी, वो उसी जगह पर थी जहाँ पर वो लोग आए थे। मैं उस समय 2.5 साल का था, मेरे को बहुत हल्की याद है। तो ये मेरे पूर्वजों का इतिहास है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब एक लंबी जर्नी हाँ, देख के समझ के अब यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने तो वो देखा नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने जो मुझे बताया, हाँ, मैंने कहा हर उससे आप निकल के आए हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं उनको याद करता हूँ। देखिए, जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके पिता नहीं हैं, जिनकी माता उनको लेके दिल्ली आई हैं, और उन्होंने किस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी बनाई, वो कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। कि उनके नाम से ही सादरा में एक रोड है, डॉक्टर जायसवाल मार्ग। अच्छा। वो हमारे दादाजी के नाम से ही है। आप अपने स्कूल के बारे में और अपने टीचर और फ्रेंड्स के बारे में भी कुछ बताएं। क्या कुछ फ्रेंड्स अभी भी आपके हैं? मेरा जो स्कूल था सादरे का, अर्वाचीन भारती भवन नाम से है। उस समय में वो शुरुआत हुई थी। आज तो स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अच्छा। एक श्रीनिवास शर्मा जी होते थे। अच्छा। उनका वो स्कूल था। जो स्कूल की याद मैं आपको पहले दिन की बताता हूँ। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहले दिन स्कूल ज्वाइन करने के लिए गया था, तो मेरे साथ में मेरे पिताजी और चाचा जी वो गए थे, और चाचा जी के हाथ में एक लड्डुओं का टोकरा था। अच्छा। और वो साथ ले गए थे। ये मेरे जहन में अभी तक है वो याद। और जितने भी स्कूल में बच्चे थे, सबको वो बांटा गया था। मतलब आपके एडमिशन के समय पे? एडमिशन के समय, पहले दिन। अरे वाह। पहले दिन। और दूसरी बात जो मुझे याद रहेगी हमेशा, वो ये कि क्योंकि मैं दादी के बहुत करीब था, तो जब मैं स्कूल गया तो शायद मुझे लगता था कि दादी मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोलता रहा दादी को भी, मैंने बोला कि आप भी वहीं रहो। तो मेरी दादी, जैसे मेरी ये क्लासरूम है, मैं अपने क्लासरूम में बैठा हूँ, तो मेरे क्लासरूम के बाहर एक दीवार थी। अच्छा। जो करीब 2-3 फुट की होगी। कुछ हाइट था। तो दादी उस दीवार पर बैठ जाती थी। अच्छा। और मैं अंदर से देखता रहता कि दादी सामने बैठी हैं। तो करीब 1 महीने तक हमारी दादी वहाँ डेली आती रहीं, और वो स्कूल पर वहाँ पर वो बैठती थी, मैं उनको देखता था। अभी कुछ साल पहले हमारी एक प्रिंसिपल होती थी उस समय की, अब वो 90 के अबव हैं। तो उस स्कूल का एक प्रोग्राम हुआ, और वो प्रिंसिपल वहाँ पर आई। तो कई बच्चे उनसे मिलने गए उस समय के। तो वो किसी को नहीं पहचानी, लेकिन मेरे को देख करके वो बोली कि मैं तुमको नहीं भूल सकती, क्योंकि तुम्हारी जो दादी थी वो 1 महीने तक तुम्हारे को छोड़ने के लिए आती थी। क्या बात। तो ये तो यादें ऐसी हैं। और स्कूल अच्छा था,
और वहाँ हमारा बेस रहा। बहुत से मित्र हैं जो अभी भी मेरा उनसे मिलना होता है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं, 5-6 लोग, मेरी उनसे बातचीत होती है, जी। टच में हूँ। अच्छा, बचपन में कोई ऐसा व्यक्ति आपको जो बहुत प्रिय हो? बचपन में क्योंकि हमारा जो पिताजी थे, हमारे चाचा जी थे, बहुत सामाजिक थे, बहुत सोशल थे, तो हमारे आसपास बहुत से लोग होते थे जिनको मैं याद कर सकता हूँ, जिनके बारे में मैंने इस किताब में भी लिखा है। हमारे घर के सामने एक परिवार था, गुप्ता परिवार। अच्छा। तो उसमें एक बुजुर्ग औरत थी जिनको अम्मा जी कहते थे। तो वो जो अम्मा जी थी मेरी दादी की अच्छी मित्र थी, और हमारे घर में रोज़ ही उनका आना जाना होता था। तो वो एक तो मैं उनको कभी नहीं भूल सकता जो मुझे प्रिय थी। और मैं बचपन में, मुझे याद आता है, मैं सुबह उनके घर चला जाता था और बेहिचक वहाँ चाय नाश्ता भी कर लेता था। तो एक तो वो परिवार है, और वो अभी भी मेरे संपर्क में है, उस परिवार के जो सदस्य हैं। और हमारे घर के सामने एक सरदार जी रहते थे, लूथरा साहब। सरदार जी भी प्रभावित मेरे को करते थे, उनका व्यक्तित्व मेरे को प्रभावित करता था। उसके अलावा भी मेरे बचपन के जो मित्र थे, गली में हम जिनके साथ खेलते थे, बहुत से मित्र थे हमारे साथ में। अब तो गली मोहल्लों में बच्चे खेलते ही नहीं हैं, उस समय में बच्चे खेलते भी थे। वो उसमें से कुछ लोग अभी भी मेरे संपर्क में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा, जो आपकी आंखों में अभी भी जो फील है ना, आप बताते हुए आप उस दुनिया में चले जाते हैं। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि आप वहीं पे हैं और वहीं से आपकी अंदर की बात जो है वो निकल के आ रही है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। अच्छा, मैं देख रही हूँ राजीव जी, आपकी ये जो किताब है, ये मेरा बचपन, तो ये जो आपने लिखी, इसमें बहुत सारी मैं देखती हूँ विषय हैं, अलग अलग तरीके से आपने इसमें लिखा हुआ है। मेरा बचपन, आपने इसमें अपने पूजनीय माताजी एवं पिताजी की तस्वीर मेरे ख्याल से लगाई हुई है। और इसमें मैं देख रही हूँ कुछ आपने गर्मियों के वो रात दिन आपने कुछ लिखा है इसके बारे में। क्या लिखा है आपने इसमें, कुछ बताइए। गर्मियाँ अब भी आती हैं, गर्मियाँ तब भी आती थीं, बरसातें अब भी आती हैं, बरसातें तब भी आती थीं, लेकिन अब वो दिन नहीं आते जो पहले दिन आते थे। जी, अब एसी में जो रहते हैं लोग मतलब वो मेरे ख्याल से आप वही बात कर रहे होंगे कि गर्मी है तो छतों पे चले गए, और छतों पे ही सो गए सब जाके। तो वो ट्रेंड तो अब चला ही गया है। और बच्चों से कहेंगे छत पे सोएंगे, छत पे भी कोई सोता है? बच्चों के माइंड में ये चीज़ें होंगी कि छत पे भी कोई सोता है क्या। लेकिन आज भी पुराने शहरों में आप चले जाइए, जैसे मुरादाबाद आप चले जाइए, मेरठ है, अंदर आप चले जाइए, तो लोग अभी भी छतों पे तो सोते हैं, ऐसी बात नहीं। गाँव में हो सकता है, हाँ, कुछ छोटी कस्बों या गाँव में हो सकता है, सोते हैं, लेकिन शहरों में तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। शहरों में तो सोच ही नहीं सकते, मुझे लगता है। तो उसमें आपने क्या लिखा है वैसे, कुछ खास? उस समय में क्या होता था कि हम लोग का घर का आंगन बहुत बड़ा होता था। एक तो हम लोग उस समय हर घर के अंदर खाटें होती, खाट बोलते थे, पंजाबी में मंजी बोलते थे, खाटें होती थी। तो हर घर के अंदर खाटें होती थी, तो हम लोग सोते थे तो खाटें बिछा देते थे। बिल्कुल। कभी हम आंगन में सोते थे, कभी हम छत पर भी। ज़्यादा पुरानी याद मुझे भी याद दिला रहे हैं। बहुत बढ़िया यादें हैं। तो हम लोग खाटें बिछा लेते थे, परिवार के सब सदस्यों की खाटें भी जाती थी। और जब बहुत गर्मियाँ होती थी तो हम लोग आंगन में पानी का छिड़काव कर देते थे, ताकि गर्मी जो है गर्मी दूर ना हो जाए। लगे। और टेबल फैन लगा देते थे। और कई बार हम लोग बताए क्या करते थे, हम लोग टेबल फैन के आगे पानी से कपड़ा गीला करके वो टांग देते थे, ऊपर टांग दिया, टांग देते थे थोड़ा दूरी पर। तो उससे छन के जो हवा आती थी वो बहुत ठंडी आती थी। और जब छतों पर हम सोते थे तो जो रात को हम तारे देखते थे, अब तो तारे नजर ही नहीं आते। तब तो इतना पोल्यूशन है, हमने तारों को भी छुपा दिया है। तो रात को जब हम तारे देखते थे तो लाखों तारे जो है नभ में होते थे। हम उन तारों को देखते देखते सो जाते थे, चांद को देखते थे, तारों को देखते थे। सुबह जब उठते थे तो ठंडी हवा चल रही होती थी, जैसे ही रोशनी की पहली किरण आती थी हमें नींद खुल जाती थी। और जिनके घर बड़े नहीं होते थे उनके बहुत से लोग गलियों में सोते थे। मैं सुबह जल्दी उठ के घूमने जाता था। और कभी भी कोई गप्पे मारना शुरू कर देते थे, है ना, रात को कभी भी गप शुरू हो जाती थी, आपस में बातें करते थे। वही परिवार के सही में सदस्य आपस में बातें करते थे। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। वो हमारे खासतौर पे मुझे याद आता है, अब अपने गर्मियों की रातों का पूछा, हम अपने जब पंजाब में हमारे मोगा एक जगह है, फिरोजपुर मोगा वगैरह, तो हम वहाँ जाते थे। वहाँ पर रात को हम लोग वहाँ भी हम लोग रात को छत पर सोते थे। हमारे मामा के बच्चे होते थे, मौसी के बच्चे होते थे। तो
वो मेरे पिताजी को बोलते थे, वो उनको कहानियाँ सुनाते थे और हम लोग साथ साथ सोते थे, बातें करते। वो समय तो एक अलग ही होता। अच्छा, मुझे आपकी इस बुक में सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं खुद से, यानी कि कोई भी इस बुक को अगर पढ़ेगा तो उस बुक में उसको अपनी याद कनेक्ट करेगी, जो मुझे फील हुआ इस किताब में आपकी, क्योंकि आपकी लिखी हुई चीज़ें हैं, आपका कनेक्शन है इस किताब से, लेकिन ये आम लोगों को भी कनेक्ट करता करता है ना। करता तो है। इसमें जैसे मामा की घर की यादें, नानी का घर, लोगों को एक क्रेज़ होता था पहले कि मामा के घर जाना है, नानी के घर जाना है, महीनों महीनों रुक के आते थे बच्चे, हर साल का एक सिस्टम रहता था। मुझे लगता है कि ये सिस्टम अब तो खत्म हो गया। ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा। और फॉर्मेलिटीज़ भी जो चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी लोग नहीं करते, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा करते थे, प्यार से बहुत करते ज़्यादा, थे। लेकिन प्यार से करते थे। तो तो आप कितने दिन के लिए जाते थे मामा के घर, ये बताइए। हमारे मामा का घर पंजाब में है हाँ। और एक हमारा घर था, नाना का घर था, हमारी माँ का घर मान लिया। हमारी माँ का अपना ही घर था फिरोजपुर में, बॉर्डर पर है, पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो हम लोग छुट्टियों में वहाँ जाया करते थे, मोगा भी जाते थे अपने मामा के घर पर, और हम लोग फिरोजपुर भी जाते थे। तो कितने दिन रुकते थे वहाँ जाके? तो हम लोग अमूमन वहाँ मान के चलिए 9-10 दिन तो रुकते थे। 9 दिन गर्मियों में हम लोग वहाँ रुकते थे और 3-4 दिन हम लोग फिरोजपुर में रुकते थे। वहाँ हमारे को बहुत अच्छी यादें हैं पंजाब की। पंजाब का एक माहौल आज भी अलग है, उस समय भी अलग था। वहाँ का हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की छत, वहाँ के तारे, वो मुझे लगता है यहाँ से सब कुछ अलग ही था। और हमारे कजन ब्रदर सिस्टर्स, उनकी यादें, उनके साथ खेलना, मामा मामी का प्यार इंटरेक्शन, सही बात है, बिल्कुल। वो यादें बहुत अच्छी हैं। मैं भी अपने बचपन में कुछ कुछ जाती जा रही हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जो बचपन के शौक होते थे पहले और आज के शौक में आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? बहुत बहुत बड़े अंतर हैं। अब तो बच्चों को वो सब हम जो करते थे, अब तो बच्चों को अगर हम बताते हैं तो बच्चों को शायद यकीन ही नहीं होता है। उस समय हम लोग बड़ा घर था, हम लोग क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। घर के अंदर ही, हम लोग बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमारी घर के अंदर ही क्रिकेट टीम बनी हुई थी। एक तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे और दूसरा क्या था कि हम शाम को गली मोहल्ले के अंदर पूरे सब घरों के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और बहुत से गेम होते थे जो आज होते नहीं। खो खो होता था और छुपन छुपाई होती थी और बहुत ही मज़ेदार गेम अब होते तो थे ये। वो गेम है नहीं। और उसके शौक़ में अगर आप पूछते तो मेरे को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था, कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। और मेरे को कहीं भी कोई किताब मिल जाती थी तो मैं पढ़ता था। उस समय में चंदा मामा होता था, नंदन होती थी, पराग होता था और धर्मयुग होता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान होता था, सरिता मुक्ता होती थी। तो ये किताबें हमारे घर पर एक जो न्यूज़पेपर देने आते थे, उनसे हमने किताबें भी लगा रखी थी। तो ये किताबें देने आते थे। अच्छा, एंटरटेनमेंट का वही चीजें थी, वही, चंपक हो गया, चाचा चौधरी हो वही, गए, साबू हो गया, लाइक ये सब मुझे याद आते हैं क्योंकि मैं भी खुद बहुत पढ़ा करती थी इन सब कॉमिक्स किताबों में को। फैंटम पढ़ता था कॉमिक्स, मैं, हाँ, ये सब चीजें हो मेंढक और गई। लुथार होते थे। अच्छा, तब ये भी होता था। टार्जन थे। हाँ, किसी के यहाँ सरिता किताब आई है, हाँ, चलो वहीं से लेकर आ जाते वहीं, हैं। ये बहुत होता था। चंपक, तुम दे दो, तुमने पढ़ ली, लाओ मुझे दे दो। जैसे आजकल ये चलते रहते हैं, अब तो नेटफ्लिक्स वगैरह आ गया, लोग इसमें देखते हैं। इतने सारे अमेज़ॉन हो गया, सब कुछ, इतनी सारी चीज़, प्राइम आ गया, लोग उसमें चले जाते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे तो मुझे भी आपकी बातों से याद आ गया कि हम भी बहुत पढ़ा करते थे ये सब। वो पढ़ते थे, वो बचपन के शौक थे हमारे। परियों की कहानी, परियों की कहानी, चंदा मामा तो खास तौर पर, हाँ, चंदा मामा तो बहुत पढ़ते थे। पराग और नंदन, बिल्कुल, उसमें पराग और नंदन बहुत पढ़ा करते थे। ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट होता था उस समय का। सही बात है। और हमारे घर में एक जो पजल्स आती थी, उन पजल को भी सॉल्व करते थे। हमारे घर में एक बेरी का बहुत बड़ा पेड़ था। अच्छा। तो जब हम स्कूल से आते थे, मेरे को याद है, हम लोग बेरी के पेड़ पर चढ़ जाते थे और हम बेर, हमारे बड़े मोटे मोटे बेर होते थे, या हम छत के ऊपर जाके उनको डंडे से मारते थे। तो बेर हम लोग छत में, डेली का रूटीन हमारा था, हम लोग बेर खाते थे। तो ये जो हमारी यादें हैं बहुत अच्छी हैं। और देखिए, आज के समय में मैं अपने बच्चों को कई बार बताता हूँ, वो यकीन नहीं करते कि उस समय अंगीठियाँ होती थी। बिल्कुल, अंगीठी होती थी, कोयले की होती थी, भूसी की भी होती थी। हर घर के अंदर किचन के साथ में कोयले की छोटी सी कोठरी होती थी। और हर मोहल्ले में कोयले की टाल, लकड़ी की टाल हुआ करती थी। और भूसी नहीं होती है, बुरादा बोलते हैं, बुरादा। जो उससे लकड़ी से जो निकलता है, हाँ। उस बुरादे को बीच में, मतलब क्या करते थे कि बीच में एक गोल सा कुछ रखा उन्होंने सेंटर में, और बुरादे को बिल्कुल टाइट कर दिया, और फिर उसके बाद उसे निकाल दिया, और फिर जला दिया उसमें, और फिर उसमें खाना बनता था। यानी कि इंतजार होता था कि खाना एक ही साथ चूल्हा मतलब होगा, अंगीठी लगेगी और फिर खाना बनेगा। चूल्हा होता था और अंगीठी होती थी।
पहले जाके गरी में रख दी जाती थी जलने के लिए, उसमें धुआं निकलता था। और जब वो धुआं निकलना बंद हो जाता था तो गर्म हो जाती थी, फिर उस अंगीठी को उठा के हम अंदर किचन में लेके आया करते थे। ये हम बच्चों के काम होते थे, हम बाहर रख के आते थे, उठा के ले आते थे। हर घर के बाहर अंगीठी होती थी, तब कोई गैस वगैरह नहीं हुआ करती थी। उसके बाद स्टोव आया था, स्टोव आया था, उसके बाद में स्टोव आया था, तेल वाला, मिट्टी के तेल वाला स्टोव आया था। तो उस स्टोव में उसकी जो पिन होती थी, याद है आपको, जो पिन से जलाने का जो प्रोसेस होता था, तो कई बार क्या होता था कि वो पिन उसी में टूट जाती थी। उसमें और बड़ी मुश्किल से उसको पिन को अंदर करोगे, वो निकल तो सकती नहीं है। जब तो वो निकलेगी नहीं तब तक उसका ऑयल बाहर नहीं आएगा, ऑयल बाहर नहीं आएगा तो वो गैस नहीं जले, वो नहीं जलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लालटेन होती थी, और मेहनत कितनी करते थे। लालटेन होती थी, लाइट बहुत आती थी उस समय में, और लालटेन में हम लोग पढ़ाई करते थे। बिल्कुल। तो अब तो 2 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन वो एक अलग ही माहौल था, अलग ही चीजें थी, तो उसमें परेशानियां खुश रहते थे। लेकिन जैसा भी था उसमें खुश रहते थे, क्योंकि हम लोग आपस में कोई अवसाद वाली बात नहीं होती थी। अकेले अकेले हैं, इतने लोग होते थे, इतनी महिलाएं घर में होती थी, इतने पुरुष होते थे, आपस में बातचीत करते थे, कोई डिप्रेशन वाली, कोई अवसाद वाली, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। मतलब खुश रहते थे, एंटरटेन होता था। पेरेंट्स ही साथ में खेल लेते थे। आपको गुड़िया से खेलना है, आपको खाना बनाना है, बच्चे वाला गेम जो होते हैं, तो पेरेंट्स खुद ही इन्वॉल्व हो जाते थे खेलने में भी। तो ये सब चीज़ें तो खैर काफ़ी रही हैं अगर हम बात करें तो। और फुल एंटरटेनमेंट रहता था, बोरिंग वाली कोई चीज़ घर में होती ही नहीं थी कि कोई बोर हो जाए। मेरे जो पिताजी थे वो लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट थे। अच्छा। तो उन्होंने, जब मैं 9th-10th में था, तो उन्होंने एक लियो क्लब का, बच्चों का क्लब बनाया था। अच्छा। तो मुझे याद है कि हम पिताजी के साथ लॉयंस क्लब में जाते थे और लियो क्लब का मैं प्रेसिडेंट बना था। हम बच्चे आपस में प्रोग्राम करते थे। और एक बात और बताना चाहूँगा, उस समय के त्यौहार, अच्छा, उस समय के त्यौहार बताइए। आज के त्यौहार तो क्या है, हम घरों में सीमित हैं, कोई घर में मिलने आ गए। हमारा घर काफ़ी बड़ा था और बिल्कुल सेंटर में था हमारे एरिया के। अच्छा। तो उस समय टोलियाँ आती थी होली पर। अच्छा। तो एक टोली आ रही है संघ वालों की, आरएसएस वालों की टोली आ रही है, एक टोली जो पूरब के लोग हैं, पूरबिया बोलते हैं, उन लोगों की आ रही है, वो सब ढोलक वगैरह बजाते हुए। एक हमारी गली में उड़िया लोग होते थे, उड़िया लोगों की टोली आती थी। और मतलब हमारे घर में टोलियाँ आती थी। हमारे पिताजी, चाचा सवेरे त्योहार भी अलग तरीके से मनाते थे। हमारे, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो पिताजी थे, सुबह सुबह उठ के होली के दिन हमको चंदन घिसने के लिए देते थे। अच्छा। वो रंग नहीं मंगाते थे, चंदन लगवाते थे। चंदन हम लोग घिसते थे और टेसू के जो फूल होते थे वो गर्म करवाते थे। अच्छा। और टेसू के उन गर्म जो पानी होता था, उससे गर्म पानी बनता था, वो रंगों वाला पानी बनता था। तो जब ठंडा हो जाता था, जो भी आता था हम उसके ऊपर वो पानी छिड़कते थे। बहुत सुगंधित पानी होता था। टेसू के फूलों का पानी जो होता था सुगंधित था। चंदन लगाते थे। आज भी मैं कभी रंग नहीं लगाता होली पर, मेरे को वही याद है, मैं चंदन लगाता हूँ। तो वो त्यौहार थे। दिवाली पर आपस में मिलना जुलना होता था। उन त्योहारों का आनंद ही कुछ और था, जो अब तो नहीं रह गया। इन सब चीज़ों को मैंने लिखा है इस किताब में, समेटा है, यादें सहेजने की कोशिश की है। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। परिवार में कोई और जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, इस किताब में आपने लिखा हो? मैंने इस किताब में अपने चाचा जी के बारे में भी लिखा है। अच्छा। अगर मैं अपने पिता और अपने दादी और माता, हमारी माता बोलता हूँ, उनके बात किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ तो अपने चाचा जी से रहा हूँ। तो उसमें किस बात से प्रभावित रहा हूँ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बहुत, एक तो सोशल पर्सनैलिटी थे। अच्छा। बहुत एक्टिव थे, राजनीति में भी थे, सामाजिक कार्यकलापों में भी थे। लेकिन एक जो चीज़ उनकी आज के बच्चों को भी समझनी चाहिए, आज की जनरेशन को भी मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी दादी थी वो काफ़ी बीमार पड़ गई थी। अच्छा। और उससे पहले इमरजेंसी में 3 साल मेरे चाचा जी जो थे, इमरजेंसी में उनके ऊपर वारंट था और 3 साल वो घर से बाहर रहे थे। घर पूरा सील था हमारा। अच्छा। हमारा पूरा घर सील हो गया था। और वो जब वापस आए थे, अंडरग्राउंड थे, तो वापस आए तो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, बहुत वीक हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी दादी जो करीब उनके साथ ही रहती थी, चाचा जी के साथ ही, वो उनको पैरालिसिस हो गया था। तो मैं किस बात से आज के समय में और उस समय में अंतर देखता हूँ कि हमारे चाचा जी ने 3 साल हम अपनी माँ की जो सेवा करी, और जो उन्होंने सेवा करी तो उनके कारण उनकी पत्नी ने भी करी। तो उन्होंने कोई नर्स नहीं रखी, कोई अटेंडेंट नहीं रखा, उन्होंने खुद ही सारा सोशल एक्टिविटी छोड़ दी, सारा आना जाना छोड़ दिया। वो कहते थे अगर मेरी माँ बीमार है, मैं अपनी माँ का नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए सब कुछ करना बेकार है। और वो जैसे कि आजकल घर में कोई बीमार होता है तो उसको ड्राइंग अंदर कहीं कमरे में कोई आया गया बात नहीं कराते, वो अपने ड्राइंग रूम में ही उन्होंने, अपने जो ड्राइंग रूम था वहीं उन्होंने
हमारी दादी को वहीं लिटा रखा था। और कोई आता जाता था, वो कहते थे कि माँ अंदर मेरी होंगी तो वो तो परेशान हो जाएंगे अकेले। कोई आता जाता था, वो उनसे बात करवाते थे। तो जो उन्होंने सेवा करी 3 साल, वो और मेरे लिए एक शायद अच्छी बात ये रही कि क्योंकि मैं दादी से बहुत ज़्यादा अटैच रहा, तो दादी मेरे को, उनके मन में इच्छा थी कि जो उनका अंतिम समय हो मैं उनके साथ में हूँ। ये मैटर ऑफ चांस है कि जब उनका अंतिम दिन था और मैं उनसे ऑफिस जाने से पहले उनसे मिलने के लिए गया, तो उसी समय जब मैं उनके पास अकेला था, उस समय उनका अंत समय आया। तो ये बातें हैं जो बचपन की भूली नहीं जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा राजीव जी, मैं देख रही हूँ इसमें कविता आपने लिखी है अपनी दादी के लिए, तो वो कविता भी मैं चाह रही हूँ आप सुना दें एक बार। कुछ लाइनें मैं बिल्कुल आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल वो दादी के बारे में है। बिल्कुल सुनाइए। बचपन में दादी के पास मैं सोता था, दूर कभी दादी से होता, रात अकेला मैं रोता था। रात में दादी मुझे किस्से सुनाती थीं, भूली बिसरी बातें बताती थीं। उसकी बातें थी मेरी लोरी, सुनते सुनते था मैं सो जाता, नींद की दुनिया में खो जाता। एक दिन जो बात ना होती, एक दिन जो बात ना होती, दादी आकर पूछती मुझसे, ठीक तो हो, ठीक तो हो, आज बोले ही नहीं मुझसे, ठीक तो हो, आज बोले ही नहीं मुझसे, तेरी आवाज़ सुन बिन रह नहीं बाती, तेरी आवाज़ सुन बिन रह नहीं बाती, मेरे बच्चे तुम मुझसे दूर हो, मैं सह नहीं पाती। एक दिन दादी अकेले सो गई, एक दिन दादी अकेले सो गई, फिर नहीं जागी, कहीं पर खो गई। एक दिन दादी अकेले सो गई, फिर नहीं जागी, कहीं पर खो गई। तब से अब तक हो गए बरसों, तब से अब तक हो गए बरसों, मेरी दुनिया बहुत बदली है। मेरा एक घर बना, पत्नी मिली, फूल से बच्चे हुए, मैं व्यस्त इतना हो गया, दूसरी दुनिया में जैसे खो गया। अचानक आज मुझको याद आई, अचानक आज मुझको याद आई, बहुत दिन के बाद दादी। अचानक आज मुझको याद आई, बहुत दिन के बाद दादी। आज फिर मैं रो रहा हूँ, नैन जल से आज फिर तकिया भिगो रहा हूँ, नैन जल से आज फिर तकिया भिगो रहा हूँ। क्या बात है, नैन जल से आज फिर आज तकिया फिर भिगो रहा तकिया हूँ। भिगो रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छी कविता आपने लिखी और पूरी दिल से लिखी, मन से लिखी है आपने, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज के पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया और मैं चाहती हूँ कि एक इसके माध्यम से आप आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक मैसेज और मैं चाहती हूँ आप दें। एक ही मैसेज आज की जनरेशन को देना चाहूँगा कि जो मूल्य हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे माता पिता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमको दिए हैं, वो मूल्य हम आने वाली जनरेशन को भी दें। अपने बच्चों को भी मूल्य दें, अपने ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन्स को भी वो मूल्य दें। वो बड़ों का आदर करना सीखें, समाज में स्थान बनाएं, सबको सम्मान दें, सबसे प्यार से बिहेव करें। यही मैसेज मैं देना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत नमस्कार धन्यवाद। राजीव जी। नमस्कार। तो दर्शकों, आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।